हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात करी थी जहां से एटम नाम की शुरुआत हुई, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखा, इलेक्ट्रॉन देखा और न्यूट्रॉन देखा। लेकिन इन सबके बीच कुछ मॉडल थे जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की। इन कोशिशों के बीच आते हैं अपने थॉमसन साहब, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल लेके। कौन सा मॉडल? थॉमसन एटॉमिक मॉडल लेके। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड इन 1904। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल कब प्रपोज किया गया था। दिस इज प्रपोज्ड इन 1904। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, देखिए ये मॉडल क्या कहता है। एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, पूरा दिस इज होल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, एटम इज मेड अप ऑफ positive charge sphere and electrons are embedded in it. कैसा दिख रहा है? तरबूज को काटिए, तरबूज का जो रेड पोर्शन है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। एंड जो तरबूज मतलब वाटरमेलन के जो सीड्स हैं, सीड्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सबसे पहला, एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। दूसरी चीज, electrons are embedded in it like seed in watermelon, इसलिए इसे और एक दो और नाम दिए जाते हैं। जैसे इसे एक और नाम दे दिया जाता है वाटरमेलन मॉडल, एक और नाम दे दिया जाता है वाटरमेलन मॉडल। या कभी आप लोगों ने केक बनाया हो तो उसमें पुडिंग की जाती है, तो इसे नाम दिया जाता है रेजिन पुडिंग मॉडल। या प्लम को देखो तो उसके जैसा भी दिखता है, इसीलिए नाम दिया जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। चलिए, ठीक है भाई। ये जो थॉमसन साहब है, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1906। तो आपको क्या लगता है उन्हें इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिला होगा? नहीं, दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1906 बिकॉज ही प्रूव्ड द experiment which show conduction of electricity in gases। और इन्हें केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है गैसेस में, इसको इन्होंने प्रूव किया था। ओके, अब आप बोल रहे होंगे इस मॉडल में क्या कमियां थी? कभी कोई ऐसा एटम स्टेबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसके ड्रॉबैक क्या थे? इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दिस इज ऑल अबाउट थॉमसन एटॉमिक मॉडल। चलिए भाई, अगला मॉडल आता है अपना, जो एटम के बारे में
बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही बताएगा कि एटम एक्चुअली कैसे होना चाहिए। और वो मॉडल आता है अपना रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्स, देखिएगा उसे, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा 1911 में। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, लेकिन ये चीजें आपको ये ईयर्स आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे बेटा। जब इन्होंने ये मॉडल दिया, काफी रिच आदमी था भाई रदरफोर्ड, काफी रिच आदमी। इनकी खुद की एक मतलब रेडियो एक्टिविटी के ऊपर डिस्कवरी चल रही थी, उसकी एक कंपनी थी, बहुत सारे मेंबर थे इनके उस कंपनी में, तो समझिएगा। तो रदरफोर्ड एंड को वर्कर्स कहना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड ऑनर थे इसलिए उनके नाम पे दिया जाता है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन 1911। और ध्यान दीजिएगा, आपको जैसे कि पता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1932। मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले उन्होंने एटम का मॉडल दिया था। क्या था उनका मॉडल, ध्यान दीजिए, या क्या एक्सपेरिमेंट था? सबसे पहले अपन उनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलिए, सबसे पहले उन्होंने एक ये लिया, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था? रेडियम। क्या था? रेडियम। और उन्होंने उसे लेड के बॉक्स में पैक कर दिया। लेड के बॉक्स में क्या कर दिया? पैक कर दिया। चलिए, एक स्लिट लगाई उन्होंने। चलिए, यहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल क्या करे? बम्बार्ड करे। किस पे बम्बार्ड करे? उन्होंने, उनकी टीम थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। जनरली बुक्स में मेंशन होता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करे, लेकिन उनकी टीम ने सिल्वर के ऊपर भी, प्लैटिनम के ऊपर भी अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करके देखा था। चलिए, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या होगा उन अल्फा पार्टिकल का, इसे जानने के लिए उन्होंने ये एक फिल्म लगाई और यहां ZNS की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। ये क्या करेगा? जब कोई भी पार्टिकल इससे टकराएगा तो वहां पे क्या होगा? फ्लोरोसेंस क्रिएट होगा और आपको उस पार्टिकल का क्या पता चलेगा? पाथ पता चलेगा। ये कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है बेटा, ठीक है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या हुआ। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा कि ये गोल्ड फॉइल है, तो इसमें गोल्ड का क्या होगा भाई? एटम होंगे। ऐसे गोल्ड के एटम होंगे, ऐसे गोल्ड के एटम होंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, ठीक है। मतलब इसमें Z2 है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 2 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। न्यूट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 4 - 2 कितने हैं? इसे उन्होंने क्या करा? बम्बार्ड करा। क्या करा? बम्बार्ड करा। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो मैं देखूंगा ना कि मेरा एक्सपेरिमेंट मुझे क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा रदरफोर्ड साहब कहते हैं मोस्ट ऑफ द, उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रैवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रैवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। ये गोल्ड का एटम हो गया, मान लीजिए एक सिंगल एटम। ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। ओके, चलिए दूसरा, सम पार्टिकल्स deviate by very small angle. Some particles deviate by very small angle. समझिएगा कैसे?
अगर कुछ पार्टिकल यहां आए न्यूक्लियस के पास, वो ऐसे डिविएट कर गए, कुछ पार्टिकल इधर न्यूक्लियस के पास है, वो इधर डिविएट कर गए। सम पार्टिकल्स डिविएट बाय वेरी स्मॉल एंगल। थर्ड ऑब्जर्वेशन, very few particle, he bombarded millions of particle, very few particle, one among 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक और डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। उनने क्या देखा भाई, कुछ अल्फा पार्टिकल, ये देखिए ये सीधे गए और यहां से टकरा के वापस आ गए। तो सम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक or deflected by 180 degree. So the observations are most of the alpha particles travel in straight line. Some alpha particles are deviated by very small angle and very few alpha particles 20,000 में से एक alpha particle क्या हो गया, bounce back or deflected by 180 degree. Okay, these are observation. ठीक है, इन observation को देखने के बाद उन्होंने एक conclusion निकाला। तो ध्यान दीजिए उनके conclusion क्या थे। Conclusion of Rutherford alpha particle scattering experiment। इससे क्या पता चला, most of the space in atom is empty। तभी तो अल्फा पार्टिकल कैसे हो गए हैं, सीधे चले गए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अल्फा पार्टिकल इज एम्प्टी। ठीक है, अब यहां कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हुए, कुछ डिविएट हुए। आ पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द center. A positive charge is concentrated at the center and which is very small as compared to size of atom। इससे हमें क्या पता चला, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज एटम के साइज की तुलना में कैसा है, काफी ज्यादा छोटा है। थर्ड, कुछ टकराए और वापस आ गए। ओके, तो उन्होंने कहा द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज रिजिड। इसी वजह से, रिजिड का मतलब क्या, देखो मैं बॉल है मेरे पास, अगर मेरे पास बॉल होगी, मैं इस पे मारूंगा, टकरा के मेरे पास आएगी, तभी तो भाई कोई चीज मेरे पास आएगी। मतलब कोई ना कोई जो सेंटर में चीज है वो कैसी है, रिजिड है। इसीलिए कुछ अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 में से वन अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं भाई, टकरा के वापस आ रहे हैं। मतलब सेंटर में कोई ना कोई चीज कैसी है, रिजिड है। सेंटर में कोई ना कोई चीज कैसी, रिजिड है। फिर हमें क्या पता चला, मतलब साइज ऑफ एटम बहुत ज्यादा है, लेकिन साइज ऑफ न्यूक्लियस बाद में वो नाम देंगे इसे न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पार्ट है उसे बाद में नाम देंगे न्यूक्लियस। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसा है, काफी ज्यादा कम है। अगर ये 10 की पावर -10 मीटर इसका रेडियस है, तो ये 10 की पावर -15 मीटर, मतलब 1 लाख गुना ये कैसा है, छोटा है। कैसा है, 1 लाख गुना, 1 लाख टाइम्स छोटा है आपका न्यूक्लियस, किसकी तुलना में, एटम की तुलना में। चलिए भाई, ये उनके क्या आ गए, कंक्लूजन आ गए। इस कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि ये जो सेंट्रल पार्ट है, जहां से कोई भी चीज, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे हैं, जो काफी छोटा है, उसे नाम दिया
न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। तो अब वो प्रपोज करेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड किसके लिए भी जाने जाते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो गई, लेकिन अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। समझ रहे हैं? तो देखिएगा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम और पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अगली चीज वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस। एंड थर्ड चीज वो कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी चीज, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में उन्होंने कहा कि अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम्बिक फोर्स वर्क्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसे हम सोलर सिस्टम से कंपेयर कर लें तो देखिए ये सन हो गया, उसके आसपास प्लैनेट क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या दिया? रदरफोर्ड मॉडल दिया। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी इस रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां थी। आपको लग रहा होगा यार बिल्कुल सही तो है, बाद में तो चलो न्यूट्रॉन के बारे में भी पता चल गया, इस एटम की पूरी कहानी खत्म हो गई, यार सब कुछ सही है सर, फिर क्या गड़बड़ होगा इस मॉडल में? तो ध्यान दीजिएगा, बीच में इनकी समस्या खड़ी करने आ गए मैक्सवेल साहब। कौन आ गए? मैक्सवेल साहब। ये भी अच्छे साइंटिस्ट थे, तो समझिएगा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या ड्रॉबैक? सबसे पहला, इट डज नॉट एक्सप्लेन stability of an atom. It does not explain stability of an atom. What is the meaning of it? अगर मान लीजिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, और इसके आसपास अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, and any moving charge particle which having acceleration produce, any moving charge particle और डायरेक्शन बदल रही है तो समझिएगा एक्सेलरेशन आया तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी, इनमें से कुछ निकल रहा है, मैं दिन भर काम कर रहा हूं, मुझ में मेरी एनर्जी लो होते जा रही है, तो फिर तो ऑर्बिट का साइज धीरे धीरे घटना चाहिए। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, ये हम अभी आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मैक्सवेल साहब ने आके इनकी पूरी कहानी गड़बड़ा दी कि भाई आप बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो जब एक्सिलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, तो बताइए कि आपका ये एटम स्टेबल क्यों नहीं है। दूसरी चीज, दिस मॉडल इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी ये
कुछ नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट चीज, इट डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, हम आगे वाली क्लासेस में ये भी डिस्कवर करेंगे, तो ये भी हम बात करेंगे। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। इतनी सारी कमियां रदरफोर्ड मॉडल में निकाल दी गई। इन कमियों को पूरी करने के लिए आने वाली क्लास में आने वाले हैं अपने महान साइंटिस्ट, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। और भाई अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पटक पटक के सब्सक्राइब कर दो, लाइक की बटन की झड़ी लगा दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। और इसके बहुत तगड़े नोट्स जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, हमारी ऑफिशियल ऐप है लोधी क्लासेस ऑफिशियल ऐप, वहां से डाउनलोड कीजिए, वहां से आप मेरे सारे लेक्चर ले सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।